नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट अवगत पाठशाला पर। जो लोग इस चैनल पर नए हैं, इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। हम लोग भारत का भूगोल पढ़ रहे थे और हम लोगों ने भारत की ऋतुओं को कवर कर लिया था। और आज हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ेंगे और आज हम लोग पढ़ेंगे भारत की मृदा। क्या पढ़ेंगे हम लोग? भारत की मृदा। भारत की मृदा या भारत की मिट्टी। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि मिट्टी क्या होती है या मृदा का क्या होती है। चलिए देखते हैं। धरातल का ऊपरी भाग क्या देखेंगे हम लोग देखते हैं कि धरातल का ऊपरी भाग जिसमें कृषि संबंधी कार्य किए जाते हैं। जिसमें धरातल का ऊपरी भाग जिसमें कृषि संबंधी कार्य किए जाते हैं। जिसमें कृषि संबंधी कार्य किए जाते हैं। क्लियर है? धरातल का ऊपरी भाग जिसमें कृषि संबंधी कार्य किए जाते हैं आपका मृदा कहलाती है या मिट्टी कहलाती है। आइए अब देखते हैं कि मृदा को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। चलिए देखते हैं। मृदा को प्रभावित करने वाले कारक क्या देखेंगे हम लोग देखने वाले हैं अगला हेडिंग, मृदा को प्रभावित करने वाले कारक। मृदा को प्रभावित करने वाले कारक वो कौन कौन से फैक्टर हैं जो मिट्टी को प्रभावित करते हैं। कुछ फैक्टर होंगे जो हमारी मिट्टी को प्रभावित करेंगे कि मिट्टी हमारी उपजाऊ होगी या कम उपजाऊ होगी या उबड़ खाबड़ होगी। ये सारी की सारी चीजें हम देखते हैं। तो चलिए देखते हैं मिट्टी को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। पहला तो हमारा जो कारक होगा वो होगा हमारा तापमान। क्या है? तापमान। तापमान एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो मिट्टी को प्रभावित करता है। इसके बाद अगला हमारा कारक है जल। क्या है? जल। इसके बाद अगला कारक है हमारा उच्चावच। क्या है? उच्चावच। उच्चावच भी एक मेजर फैक्टर है जो हमारे मृदा को प्रभावित करता है। इसके अलावा चट्टाने हैं। क्या है? चट्टान है जो मृदा को प्रभावित करता है। और अगला है आपका जो इम्पोर्टेंट है ह्यूमस। क्या है आपका? ह्यूमस। ह्यूमस भी एक ऐसा फैक्टर है जो मृदा को प्रभावित करता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, बारी बारी से सभी को देखने का प्रयास करेंगे। ये जो हमारा तापमान और जल है, क्या है? तापमान और जल। ठीक है, ये हमारे जलवायु के अंतर्गत आते हैं। या ऐसे हम सीधे सीधे जलवायु भी कर सकते हैं कि मृदा को प्रभावित करने वाले कारक में एक आपका जलवायु आएगा। तो चलिए देखते हैं हम। सबसे पहले देखते हैं हम चट्टान। मृदा का जनक क्या है? तो हम देखते हैं जो चट्टानें होती हैं वही हमारे मृदा के जनक होते हैं। ठीक है, जो हमारी चट्टान है, क्या है? चट्टान। यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि चट्टान को मृदा का जनक कहते हैं। चट्टान को चट्टान को मृदा का जनक कहते हैं। मृदा का जनक या मिट्टी का जनक क्या है? किससे मिट्टी बनी है? तो आपका चट्टान से होगा। चलिए इसको भी हम लोग बृहद रूप से देखने का प्रयास करते हैं। जो हमारे चट्टाने होते हैं, चलिए देखते हैं कि जैसे मान लेते हैं कि कुछ इस तरीके से ये हमारा चट्टान है। ठीक है, ये हमारा क्या है? चट्टान है। और होता क्या है, जो बादल होते हैं हमारे, जो बादल जब बरसते हैं, ठीक है, जब बादल से बरसते हैं तो इसमें वर्षा होती है। इन चट्टानों पर क्या हो जाएगी? वर्षा होगी। जब बादल गरजेंगे तो बरसेंगे तो। और फिर क्या होगा, जब सूरज हमारा चमकेगा, सूर्य की रोशनी जब पड़ेगी, ठीक है, ये हमारा सूरज है, जब सूरज वो इस पर चमकेगा तो इसमें बादल जो होंगे, इसकी रोशनी चट्टानों पर पड़ेगी। सूरज की रोशनी जो है कि इन चट्टानों पर पड़ेगी तो ये जो बादल के रूप में जल वर्षा था, ठीक है, इसमें जो जल की बूंदें होंगी वाष्पीकरण होंगी, यानी कि गर्म होकर ऊपर उठेंगी। ये सारी की सारी क्या होंगे? ये जो जल है पुनः उसी क्रिया को दोहराएगा। ठीक है, क्या होगा? वाष्पीकरण होगा। क्या होगा? वाष्पीकरण होगा। तो ये हमारा सारा का सारा जल है जो है कि ऊपर जाएगा, फिर से बादल बनेंगे और फिर बरसेगा, पुनः बादल बनेंगे और पुनः बरसेगा। तो जो हमारे चट्टान है धीरे धीरे क्या होंगे? छोटे छोटे टुकड़ों में टूटने लगेंगे। ठीक है, एक समय आएगा कि जब सूर्य की रोशनी इस पर पड़ेगी और यही क्रिया बार बार दोहराई जाएगी तो ये चट्टान है, ठीक है, जो छोटे छोटे टुकड़ों में टूटने लगेंगे,
बहुत ही छोटे छोटे बारीक कणों में जब टूटने लगेंगे, जब ये चट्टान खत्म होने लगेंगे, तो क्या होगा, धीरे धीरे मिट्टी का ये निर्माण होने लगेगा। यानी कि ये जो हमारे चट्टान है, ये जो हमारे चट्टान है, चट्टानों के छोटे छोटे भागों में जो टूटने की क्रिया है वही हमारी, ठीक है, अपक्षय कहलाती है। और इससे क्या होता है, मिट्टी का निर्माण होता है। चलिए हम लिख देते हैं आपको, चट्टानों के छोटे छोटे भागों में टूटने की क्रिया। क्या देखते हैं हम लोग, चट्टानों के छोटे छोटे भागों में टूटने की क्रिया, छोटे छोटे भागों में टूटने की जो क्रिया है, क्रिया को अपक्षय कहते हैं। क्या कहते हैं, अपक्षय कहते हैं, अपक्षय कहते हैं। आपको एक नई चीज मिली कि अपक्षय क्या होता है। अभी आगे हम फिर से आपको बताएंगे अपक्षय क्या होता है, अपरदन क्या होता है। तो हमने देखा कि चट्टानों के छोटे छोटे भागों में टूटने की क्रिया अपक्षय कहलाती है, और इसी अपक्षय क्रिया के दौरान ही मिट्टी का निर्माण होता है। ठीक है, इससे मिट्टी का निर्माण होता है, इससे मिट्टी का निर्माण होता है। यानी जो छोटे छोटे चट्टान थे, जब जो आपके बड़े बड़े चट्टान थे, जब ये क्रिया कई बार हुई तो धीरे धीरे छोटे छोटे टुकड़ों में टूटने लगे हैं, और इतने महीन बारीक हो गए कि धीरे धीरे क्या हो गए, मिट्टी का रूप ले लिए, वो धीरे धीरे मिट्टी का निर्माण हो गया। तो ये हमारा रहा चट्टान, चट्टानों से क्या बना, हमारा मिट्टी बना, यानी कि मृदा बनी। अब आइए हम लोग देखते हैं उच्चावच, देखते हैं हम लोग उच्चावच। उच्चावच क्या होता है, तो उच्चावच को हम समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले तो जानते हैं उच्चावच क्या होता है। उच्चावच में होता है ऊंची नीची। क्या होता है, उच्चावच में होता है ऊंची नीची। ठीक है, जो ऊंची नीची भूमियां होती हैं वही हमारा क्या होता है, उच्चावच होता है। जैसे कि कुछ इस तरीके से हमारी जो भूमियां होंगी, जो पहाड़ी भागों में होती हैं, ठीक है, या पहाड़ी भागों में ना हुए, ढाल में भी हुए, लेकिन क्या हो, मिट्टी वहाँ की थोड़ी सी कहीं पर ऊंची है, कहीं पर नीची है, तो ये हमारे जो ऊंची नीची भूमियां हैं वही हमारा क्या होती हैं, उच्चावच होती हैं। ये भी मृदा को काफी प्रभावित करती हैं। अब ऊंची नीची हैं, पथरीली हैं, तो वहां पर क्या होगा, भूमि क्या होगी, उपजाऊ कम होगी, यहाँ पर सिंचाई का भी साधन बड़ा मुश्किल से हो पाएगा, तो यहाँ पर भी क्या होगा, वहाँ की जो फर्टाइल होगी, यानी कि उपजाऊ क्षमता, वो काफी प्रभावित होती है। उच्चावच वाली भूमियां जो होंगी काफी क्या होती है, प्रभावित होती हैं। इसके अलावा अगला जो हमारा टॉपिक है वो हमारा है ह्यूमस। तो ये देखते हैं हमारा ह्यूमस क्या होता है। अगला है हमारा ह्यूमस। क्या होता है ह्यूमस, देखते हैं हम लोग। ह्यूमस क्या होता है एक्चुअली में, जो हमारे पेड़ पौधे के जो सड़े गले भाग होते हैं। तो ये देखते हैं हम लोग कि पेड़ पौधे के सड़े गले, पेड़ पौधे के सड़े गले एवं जीव जंतुओं के सड़े गले भाग को, एवं जीव जंतु भी आएंगे इसी में, ठीक है, एवं जीव जंतुओं के सड़े गले भाग को, जीव जंतुओं के सड़े गले भाग को ह्यूमस कहते हैं। अब क्लियर हो गया होगा कि पेड़ पौधे जो हैं उनके सड़े गले भाग एवं जीव जंतुओं के सड़े गले भाग को क्या कहते हैं हम लोग, ह्यूमस कहते हैं। ऐसी मृदा जहाँ पर पाई जाती है वो काफी उपजाऊ होती है, क्योंकि इसमें क्या होता है, इसमें जैविक चीजें पाई जाती हैं। तो इस दृष्टि से जो है आपका कि ये जो आपकी मृदा होगी, ह्यूमस मृदा, ये काफी मात्रा में उपजाऊ होती है, बहुत उपजाऊ होती है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं मृदा से संबंधित एक संस्थान है हमारा ICAR। क्या है, ICAR। देखते हैं ये क्या है। ICAR का जो फुल फॉर्म होता है आपका, वो होता है इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च काउंसिल। क्या होता है, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च काउंसिल, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च काउंसिल। ठीक है, इसका हिंदी में जो नामकरण है वो आपका भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। ये आपका भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, ये हमारा रहा ICAR।
ठीक है। और इसका जो मुख्यालय है वो आपका दिल्ली में है। कहाँ है? दिल्ली में। इसका जो हेडक्वार्टर है वो दिल्ली में है। ठीक है। ये क्या करता है, समय समय पर मिट्टी से संबंधित जो भी आपके प्रावधान है उनको ये उससे संबंधित प्रावधानों को ये करते रहते हैं। इसने क्या किया है, मिट्टी का बंटवारा किया है, मिट्टी को कई भागों में बांटा है। ठीक है। इसने क्या किया है कि ICAR ने जो मिट्टी है उसको 8 भागों में बांटा है। क्या किया है? इसने मिट्टी को 8 भागों में बांटा है। इसने मिट्टी को इसने मिट्टी को 8 भागों में विभाजित किया है। 8 भागों में बांटा है या विभाजित किया है। ठीक है। वो 8 प्रकार की मिट्टी कौन कौन सी है, आइए हम उसको भी देख लेते हैं। ICAR यानी कि इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च काउंसिल ने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, जिसका मुख्यालय दिल्ली है, इसने भारतीय मृदा को 8 भागों में बांटा गया है मुख्यतः। तो पहला है हमारा, देखते हैं, जलोढ़ मृदा। क्या है? पहला है हमारा जलोढ़ मृदा या जलोढ़ मिट्टी। इसके बाद आता है हमारा लाल या पीली मृदा। क्या है हमारा? ये एक ही है, लाल या पीली मृदा। जलोढ़ के बाद हमारा अगला है लाल या पीली मृदा। इसके बाद आता है हमारा काली मृदा। क्या है? काली मृदा। इसके बाद है हमारा काली मृदा के बाद अगला है आपका लेटेराइट मृदा। क्या है? लेटेराइट। लेटेराइट मिट्टी या लेटेराइट मृदा। इसके बाद आता है हमारा पर्वतीय मृदा। क्या है? पर्वतीय मृदा। और पर्वतीय मृदा के बाद है आपका वनीय मृदा। क्या है? वनीय मृदा। इसके बाद आता है हमारा मरुस्थलीय मृदा। क्या आता है? मरुस्थलीय मृदा। इसके बाद आता है हमारा पीट। क्या है? पीट या दलदल मृदा। पीट या दलदल मृदा। ठीक है। ये हमारे कुल 8 प्रकार की मृदा है जिसको कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने अपने हिसाब से किया हुआ है। एक चीज़ और जानते रहिएगा आप, इसको नोट करके लिख लीजिएगा या इसको ध्यान दीजिएगा कि अगर हम, ये हमारा जलोढ़ मृदा है, यहाँ पर हम देखते हैं मरुस्थलीय मृदा। ठीक है। जब हम जलोढ़ से मरुस्थलीय की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है, याद रखिएगा आप लोग, एग्जाम में कई बार पूछा गया है, फैक्ट के तौर पर पूछा गया है कि जलोढ़ से मरुस्थलीय जलोढ़ से मरुस्थलीय मृदा की तरफ मरुस्थलीय मृदा की तरफ बढ़ने पर, जलोढ़ से मरुस्थलीय मृदा की तरफ बढ़ने पर उसके क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन आता है। ठीक है। तो याद रखिएगा कि जलोढ़ से मरुस्थलीय मृदा की तरफ बढ़ने पर उसके क्षेत्रफल में कमी आती है। क्या होता है? कमी आती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, याद रखिएगा, ये कई एग्जाम में पूछा गया, स्टार करके इसको समझ लीजिएगा। ठीक है, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए, तो सबसे पहले हम देखते हैं जलोढ़ मृदा। क्या देखेंगे हम लोग? जलोढ़ मृदा। तो सबसे पहले हम देखते हैं 8 मृदा में है, जो जो महत्वपूर्ण होगा हम देखेंगे, लेकिन हम सबसे पहले देखेंगे हम लोग जलोढ़ मृदा मीन्स एल्यूवियल सॉइल। क्या होगा? एल्यूवियल सॉइल। चलिए इसको देखते हैं हम लोग जलोढ़ मृदा को। ये हमारी जो जलोढ़ मृदा है, जलोढ़ हमारा बना है जल और ओढ़ से। किससे बना है हमारा? देख लेते हैं। जलोढ़ है जल और ओढ़ नामक शब्दों से बना है। ठीक है। जल का मतलब होता है पानी। क्या होता है? पानी। और ओढ़ का मतलब होता है प्रवाहित होना। क्या होता है? प्रवाहित होना। आपको सभी शब्दों का मतलब पता होना चाहिए, तभी आप अच्छे से इसको देख पाएंगे। तो देखते हैं हम, ये हमारी जलोढ़ मृदा होती है, इसका निर्माण कैसे होता है? जो हमारी नदियाँ होती हैं, ठीक है, इसमें जल प्रवाहित होता है। ये हमारे ये कुछ जल इस तरीके से प्रवाहित होता है। ये क्या है? हमारा जल है। जब नदियों में जल प्रवाहित होता है तो अपने साथ कुछ रेत, बालू और कुछ कंकड़ पत्थर हो गए छोटे छोटे, इसके साथ कीचड़ भी हो गया। ठीक है। कीचड़ को इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग क्ले। क्या बोलते हैं? क्ले। ये सारी चीज़ों को बहा करके लाते हैं। तो जब जल के साथ ही हमारे रेत, बालू, कंकड़ पत्थर और कीचड़ बहा करके लाती है तो धीरे धीरे
इन सभी चीजों का निक्षेपण होने लगता है। निक्षेपण क्या होने लगता है? निक्षेपण होने लगता है। निक्षेपण मतलब होता है जमाव। क्या होता है? जमाव। भूगोल की भाषा में देखेंगे इसे निक्षेपण। जब इन सभी का निक्षेपण होने लगता है तो इस निक्षेपण के द्वारा नदियों में जो जल होता है प्रवाहित, तो उसके द्वारा रेत, बालू, कंकड़, पत्थर, इन सब चीजों का जो निक्षेपण होता है, इस क्रिया विधि द्वारा जो हमारा मृदा का निर्माण होता है, उसे हम लोग जलोढ़ मृदा का नाम देते हैं। ठीक है। यानी कि हम कह सकते हैं कि नदी द्वारा बहाकर लाए गए अवसादों का जमाव निक्षेपण कहलाता है, और निक्षेपण के बाद निर्मित मृदा को जलोढ़ मृदा कहते हैं। ठीक है। क्या कहते हैं हम लोग? जलोढ़ मृदा। और इस जलोढ़ मृदा को हम लोग डेल्टाई मृदा के नाम से भी जानते हैं। इस जलोढ़ मृदा को हम लोग क्या बोलते हैं? डेल्टाई मृदा भी। इसको भी देख लेते हैं हम लोग, याद रखिएगा आप लोग। डेल्टाई मृदा। इस जलोढ़ मृदा को हम लोग किस मृदा के नाम से जानते हैं? डेल्टाई मृदा के नाम से जानते हैं। लेकिन इसका निर्माण जो है, आप याद रखिएगा, निक्षेपण के बाद ही होता है। कैसे होता है? निक्षेपण के बाद होता है। इसकी कुछ खासियत जान लेते हैं हम लोग कि जो हमारी जलोढ़ मृदा है, ठीक है, इसमें रेत, कंकड़ आदि होते हैं। ठीक है। इसमें क्या होता है? इसमें रेत, कंकड़ आदि होते हैं। अच्छा, जब रेत, कंकड़ आदि होंगे तो क्या होगा? जब इस मिट्टी में रेत, कंकड़ होंगे तो इसमें जल धारण करने की क्षमता बढ़ जाएगी। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। इसमें जल धारण करने की क्षमता या जल धारण की क्षमता अधिक होती है। याद रखिएगा आप लोग। कभी कभी आपसे पूछा जाता है एग्जाम में, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में, कि किस मृदा में जल धारण करने की क्षमता अधिक होती है। तो जो जल धारण करने की क्षमता है आपकी अधिक किस में होगी? तो जलोढ़ मृदा में। जलोढ़ मृदा में जल धारण करने की क्षमता अधिक होती है। क्यों? क्योंकि इसमें आपके रेत, कंकड़, पत्थर, यही सब चीजें होती हैं, इसलिए इसमें जल धारण करने की क्षमता अधिक हो जाती है। हम देखते हैं जलोढ़ मृदा दो प्रकार की होती है। इसको भी देख लेते हैं हम लोग। जो हमारी जलोढ़ मृदा है, जलोढ़ मृदा, ठीक है, दो प्रकार की होती है। जलोढ़ मृदा दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी? एक तो आपका है बांगर, ठीक है, और दूसरा है आपका खादर। नाम आपने सुना होगा, कई बार सुना होगा। एक तो है आपका बांगर मृदा और दूसरा आपका खादर मृदा। ठीक है। ये जो बांगर मृदा है, ठीक है, ये जो आपका बांगर है, ये प्राचीन मृदा होती है। क्या है? बांगर मृदा प्राचीन है, और खादर मृदा जो है आपका नवीन जलोढ़ है। ठीक है। ये क्या है आपका? नवीन जलोढ़ मृदा। जो नवीन जलोढ़ मृदा होती है वही हमारा खादर मृदा होती है। जो बांगर हमारा जो प्राचीन मृदा होती है, प्राचीन जलोढ़ मृदा, वही हमारा जो कि बांगर हो जाता है। तो इस तरीके से आपने देखा कि जलोढ़ मृदा क्या होती है, जलोढ़ मृदा कितने प्रकार की होती हैं। आइए अब हम देख लेते हैं खादर मृदा क्या होती है, बांगर मृदा क्या होती है। थोड़ा इसको भी अच्छे से हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, चलिए तो देख लेते हैं हम लोग खादर और बांगर। ठीक है, हम क्या देख रहे थे? हम देख रहे थे खादर और बांगर। ठीक है। खादर हमने आपको बताया कि जो खादर मृदा है ये आपकी नवीन जलोढ़ मृदा है। ये क्या है? नवीन जलोढ़ मृदा। ठीक है। और इसके आगे हमने बताया आपको बांगर, ये जो आपकी है ये आपकी प्राचीन जलोढ़ मृदा है। चलिए इसको हम देखते हैं। अभी हमने आपको बताया कि ये जो हमारे जलोढ़ मृदा है, ठीक है, ये निक्षेपण के दौरान इसका निर्माण होता है। हमने अभी आपको बताया ये निक्षेपित हुआ मृदा यहाँ पर, तो यही जो निक्षेपित मृदा हुआ इसे हमने अभी आपको बताया कि हमारी जलोढ़ मृदा है। ठीक है। जब यह मृदा निक्षेपित हो जाती है, ठीक है, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं? खादर मृदा बोलते हैं। खादर मृदा। लेकिन कुछ समय के बाद होता है कि मिट्टी तो यहाँ पर रहती है, और इसके बाद धीरे धीरे फिर से पुनः से निक्षेपण होता है। इसके ऊपर भी ढेर सारे रेत, कंकड़, छोटे छोटे और कीचड़ का जमा होता रहता है। तो इसके ऊपर भी कुछ नई मृदाओं का निर्माण होने लगता है। इसके ऊपर फिर से कुछ नई मृदा आने लगती हैं, यानी इस मिट्टी के ऊपर कुछ और मिट्टी जमा होने लगती हैं। तब ये जब नई मिट्टी होगी तो ये मिट्टी अधिक उपजाऊ होगी, क्योंकि अभी नई नहीं है, और ये वाली मिट्टी कम उपजाऊ होगी। ठीक है। तो ये हमारी वाली जो ऊपर अभी अभी नई मिट्टी का निर्माण हुआ है, अभी हमारी
खादर मृदा हो जाएगी। क्या हो जाएगी? खादर। और जो पहले खादर थी और वर्तमान में कम उपजाऊ हो गई है, अभी हमारी क्या हो जाएगी? बांगर मृदा हो जाएगी। अब जाके आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा कि खादर क्या है, बांगर है, बांगर क्या है। जो हमारी खादर मृदा थी, खादर मृदा के ऊपर कुछ और मृदा अब धीरे धीरे जमा होने लगी, तो जो नई नई मृदा जमा हुई वो अधिक उपजाऊ हुई होगी, और नीचे की मृदा जो है हमारी कम उपजाऊ हुई होगी। तो जो नई मृदा का निर्माण हुआ वो हमारी खादर हो गए, और जो उपजाऊ में कम होने लगी उसे हम क्या दे दिए? बांगर का नाम दे दिए। तो ये रहा आपका खादर मृदा और आपका बांगर मृदा। आशा करते हैं आप लोग को अच्छे समझ में आया होगा। चलिए कुछ और भी अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास करते हैं। आइए देखते हैं, ये जो हमारी खादर मृदा है, ठीक है, खादर मृदा यह नदी के क्षेत्र में पाई जाती है। खादर मृदा नदी के क्षेत्र में, नदी के क्षेत्र में पाई जाती है। खादर मृदा नदी के क्षेत्र में पाई जाती है, और इसमें बाढ़ आने की संभावना अधिक होती है। इसमें बाढ़ आने की संभावना अधिक होती है, और यह अधिक उपजाऊ होती है। यह अधिक उपजाऊ होती है। किस मृदा की बात कर रहे हैं हम लोग? तो खादर मृदा की बात कर रहे हैं। जो खादर मृदा है इसमें नदी के क्षेत्र के आसपास पाई जाती है, और इस मृदा में बाढ़ आने की संभावना भी अधिक होती है, और यह अधिक उपजाऊ होती है। इसी तरीके से अगर हम बांगर मृदा को देखने का प्रयास करें, जो हमारी बांगर मृदा है यह नदी से दूर पाई जाती है। यह क्या है? यह नदी से दूर पाई जाती है। नदी से दूर पाई जाती है, क्योंकि इसके ऊपर नई मृदा का निर्माण होने लगता है, ठीक है, तो ये नदी से दूर हो जाएगी। इसके अलावा हम ये भी देखते हैं कि बाढ़ आने की संभावना इसमें कम होती है। इसमें बाढ़ आने की संभावना कम होती है, संभावना कम होती है, और यह खादर की अपेक्षा कम उपजाऊ भी होती है। यह कम उपजाऊ होती है। अब जाके आपको और भी अच्छे से क्लियर हुआ होगा कि खादर मृदा क्या है, बांगर मृदा क्या है। कई लोगों ने पर्सनली हमसे बोला था कि सर खादर मृदा क्या होती है, बांगर मृदा क्या होती है। तो हमने भी सोचा कि आज जो है कि विश्व मृदा दिवस है, तो क्यों ना विश्व मृदा दिवस के अवसर पर मृदा के टॉपिक को ही समझाया जाए, वो भी अच्छे से समझाया जाए। तो चलिए आगे हम देखते हैं लाल या पीली मृदा। क्या देखते हैं? लाल या पीली मृदा। चलिए देखते हैं हम लोग लाल या पीली मृदा। क्या देखते हैं हम लोग? लाल या पीली मिट्टी, ठीक है, लाल या पीली मृदा। तो हम देखते हैं लाल या पीली मृदा को, इसको भी हम लोग अच्छे से देखने का प्रयास करेंगे। जो हमारी लाल या पीली मृदा है, ठीक है, देखेंगे कि इसका निर्माण, लाल या पीली मृदा का निर्माण, ठीक है, कैसे हुआ है। तो जो इसका निर्माण है लाल या पीली मृदा का, यह ग्रेनाइट एवं नीच चट्टानों के टूटने से हुआ है। किससे हुआ है? ग्रेनाइट एवं नीच चट्टानों के टूटने से, चट्टानों के टूटने से। क्लियर है कि लाल या पीली मृदा का निर्माण ग्रेनाइट एवं नीच चट्टानों के टूटने से हुआ। और इसके अगर हम रंग की बात करें तो इसका रंग लाल होगा। क्लियर है? लाल ही होगा। तो देखते हैं कि इस मृदा का रंग लाल है, ठीक है, किस कारण से हुआ? आखिर वो कौन से कारण है जिसके कारण इस लाल मृदा का रंग लाल है? तो इसका कारण होगा फेरस ऑक्साइड। क्या होगा? फेरस ऑक्साइड। फेरस ऑक्साइड, इसका केमिकल नेम देख लेते हैं हम लोग, Fe2O3। क्या होगा? Fe2O3। अब इसके क्षेत्र की बात कर लेते हैं हम लोग। क्या बात करेंगे हम लोग? क्षेत्र की, कि लाल या पीली मृदा का क्षेत्र क्या है, कहाँ पर ये मृदा पाई जाती है। तो इसका जो क्षेत्र है वो क्षेत्र है आपका बुंदेलखंड। क्या है? बुंदेलखंड का क्षेत्र हो गया है।
इसके अलावा छोटा नागपुर का पठार हो गया। क्या हो गया? छोटा नागपुर का पठार। इसके अलावा राजमहल पहाड़ियाँ हो गई। क्या हो गया हमारा? राजमहल की पहाड़ी। राजमहल की पहाड़ी। इन सभी क्षेत्रों में आपके लाल या पीली मृदा का विस्तार पाया जाता है। इसके अलावा हम लोग उत्पादन देखते हैं कि इसमें क्या क्या उत्पादन होता है। देख लेते हैं इस मृदा में किन किन चीजों का उत्पादन होता है। तो आइए देखते हैं। इसमें कुछ दलहनी फसलें हैं। क्या है? कुछ दलहन की फसलें हैं। वो दलहन की फसलें कौन कौन सी हैं? तो आपकी ज्वार हो गए, बाजरा हो गया, मक्का हो गया, मक्का के अलावा चना हो गया, और मटर भी होगा इसमें, और सोयाबीन। क्या होगा? सोयाबीन। अब दलहन के अलावा तिलहन की फसलें भी होती हैं इसमें, उसको भी देख लेते हैं हम लोग। तिलहन। ये आप ध्यान रखिएगा कि लाल या पीली मृदा जो होती है दलहन एवं तिलहन की फसलों के लिए महत्वपूर्ण होती है। तिलहन में आपके होगा जैसे तिल हो गया, तिल के अलावा सरसों हो गया, और सूरजमुखी। ये सारी की सारी फसलें इसमें होती हैं। ये लाल मृदा रहा। लाल मृदा के अंतर्गत हमने देखा कि इसका निर्माण कैसे होता है, इसका रंग क्या है, किस कारण से है, कौन से क्षेत्र में पाई जाती है, और इस मृदा में किन किन चीजों का उत्पादन किया जाता है। इन सारी चीजों को हमने इसमें देखा। अब आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं हम लोग काली मृदा। क्या देखेंगे? काली मिट्टी के बारे में। चलिए, तो काली मृदा को भी हम लोग देखते हैं कि काली मृदा का निर्माण कैसे हुआ। काली मृदा का या काली मिट्टी का निर्माण देखते हैं। तो इनका निर्माण बेसाल्ट चट्टानों से हुआ है। किससे हुआ है? काली मिट्टी का निर्माण जो है वो आपका बेसाल्ट चट्टानों से हुआ है। ठीक है, बेसाल्ट चट्टान से। और अगर इसके हम रंग की बात करें, काली मृदा का रंग कैसा है, तो काली मृदा का रंग काला है। कैसा है? काला है। और काला किस कारण से है? तो ये कारण है आपका टिटेनी फेरस लवण। क्या है? टिटेनी फेरस लवण। टिटेनी फेरस लवण के कारण काली मृदा का रंग काला होता है। और इसके अगर हम क्षेत्र की बात करें कि कौन कौन से क्षेत्र में पाए जाते हैं, तो दक्कन के पठार में ये पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? दक्कन के पठार में पाए जाते हैं। इसके अलावा आपका है मालवा का पठार। दक्कन पठार के अलावा मालवा पठार, और उत्तर प्रदेश में भी इसका विस्तार पाया जाता है। और उत्तर प्रदेश के अंतर्गत देखें, उत्तर प्रदेश में कहाँ पाया जाता है, तो उत्तर प्रदेश में इसको हम लोग प्रतापगढ़ में देखते हैं। कहाँ देखते हैं? प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ में काली मृदा का विस्तार पाया जाता है। और उत्तर प्रदेश में इस काली मृदा को हम लोग रेगुर मृदा के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? रेगुर मृदा। काली मिट्टी को हम लोग रेगुर मृदा के नाम से भी जानते हैं। कौन से राज्य में या कौन से प्रदेश में? तो आपका आंसर होगा उत्तर प्रदेश। आइए अब इसके उत्पादन की बात करते हैं हम लोग कि काली मृदा में किन किन चीजों का उत्पादन किया जाता है। तो जो काली मृदा है वो सबसे ज्यादा जो उपयोगी है वह कपास के लिए है। किसके लिए है? कपास के लिए बहुत ज्यादा ही फेमस मिट्टी मानी जाती है, इसलिए इसे कपास मृदा भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? कपास मृदा। काली मिट्टी को कपास मृदा के नाम से भी जानते हैं। और इसमें खट्टे फलों का भी उत्पादन होता है। जो आपके खट्टे फल हैं अच्छे से इसमें उग जाते हैं। जैसे खट्टे फलों में आपको आ गया नींबू। खट्टे फलों में आपका नींबू हो गया। इसके अलावा संतरा हो गया। संतरा हो गया। इसके अलावा आंवला हो गया। और आंवला के अलावा आपका अंगूर हो गया और नाशपाती हो गया। ये सारे के सारे खट्टे फल आपके इसमें अच्छे से उग जाते हैं। तो आपने देखा काली मृदा के बारे में कि काली मृदा का निर्माण कैसे होता है, रंग क्या है, क्षेत्र कहाँ पर है, और उत्पादन में क्या क्या वस्तुओं का इसमें उत्पादन होता है। काली मृदा को हम लोग उत्तर प्रदेश में रेगुर मृदा के नाम से भी जानते हैं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर में भी इसका कुछ नामकरण किया गया है।
काली मिट्टी को हम लोग देखते हैं कि काली मिट्टी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काली मिट्टी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चरनोजम के नाम से जानते हैं। किस नाम से? चरनोजम। क्लियर है? चरनोजम कहते हैं। तो ये दो नाम आपके सामने उभर कर आए हैं, एक तो रेगुर और दूसरा चरनोजम। काली मृदा को रेगुर कहाँ कहते हैं? तो उत्तर प्रदेश में कहते हैं। और इसके अलावा चरनोजम, इसका जो नाम है अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर नाम है। और इसमें पानी धारण की जो क्षमता होती थी, हम देखते थे जलोढ़ मृदा में, लेकिन इसमें देखते हैं हम लोग, इसमें पानी की अधिकता हो जाती है कभी कभी मृदा में, इस मिट्टी में पानी की अधिकता। ये भी देख लेते हैं हम लोग कि पानी की अधिकता जब हो जाती है तो इस पानी की अधिकता के कारण ये मिट्टी जो है कि चिपचिपा हो जाती है। जो काली मिट्टी है आपकी, जब पानी की अधिकता होगी इसमें तो यह चिपचिपा हो जाएगी। ठीक है, काली मृदा में जब पानी की मात्रा अधिक होगी तो यह चिपचिपा हो जाएगी, और जब सूख जाएंगे, जब चिपचिपा होगा तो ये सूखेंगे भी, और सूखने पर क्या होगा, ये इसमें दरारें पड़ जाती हैं। इसमें सूखने पर दरारें आ जाती हैं, सूखने पर दरारें आ जाती हैं इस मिट्टी में, इसलिए इसे हम लोग स्वतः जुताई वाली मृदा भी कहते हैं। वो कैसे है? जैसे कि देख लेते हैं, ये हमारा मृदा है। ठीक है, ये मृदा है हमारा। जब इसमें पानी की अधिकता आएगी तो ये चिपचिपा हो जाएगी, और जब चिपचिपा हो जाएगी, जब ये क्या होगी, जब इसमें प्रकाश पड़ेगा, सूर्य की किरणें आएंगी तो ये सूख जाएगा, और जब सूखेगा तो ये क्या हो जाएंगी, इसमें दरारें आती हैं। जैसे ये मिट्टी है, इसमें क्या आती है, दरारें आ जाती हैं, ऐसा लगता है जैसे इसमें जुताई हुआ हो। इसलिए इस मृदा को स्वतः जुताई वाली मृदा भी बोलते हैं। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? इसे स्वतः जुताई वाली मृदा, इसे स्वतः जुताई वाली मृदा या मिट्टी कहते हैं। ये रही हमारी काली मिट्टी। काली मिट्टी, अब इससे ज़्यादा विस्तार में और भी आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, इतना पढ़ लेते हैं तो कोई भी एग्जाम हो, यहाँ तक कि पीसीएस का एग्जाम आप आसानी से दे सकते हैं बिना किसी हेजिटेशन के। आराम से सारे के सारे टॉपिक आपके इसमें सारे की सारी चीज़ें कवर हो गई, वो भी अच्छे से। चलिए अगला हमारा जो बचता है लेटेराइट मृदा, उसको भी हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। चलिए तो अब हम लोग देखते हैं लेटेराइट मृदा। क्या देखेंगे हम लोग? हमारा अगला है लेटेराइट मृदा। लेटेराइट मृदा को हम देखते हैं, तो लेटेराइट को हम देखते हैं तो लेटेराइट का जो हमारा ये लेटेराइट है, लेटेराइट का जो हमारा अर्थ होता है ईंट के समान कठोर। क्या होता है? ईंट के समान कठोर। लेटेराइट का अर्थ क्या होता है? ईंट के समान कठोर होता है। और देखते हैं मृदा पाई कहाँ जाती है? लेटेराइट मृदा वहाँ पाई जाती है, ये जो आपकी लेटेराइट मृदा है, लेटेराइट मृदा वहाँ पाई जाती है, वहाँ पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? लेटेराइट मृदा वहाँ पाई जाती है जहाँ वर्षा औसत से अधिक होती है, जहाँ पर वर्षा औसत से अधिक होगी, वहीं पर हमारी लेटेराइट मृदा पाई जाती है। और जब इसमें क्या होता है, पाई कहाँ जाएगी? आपने देखा कि जहाँ पर औसत से अधिक वर्षा होगी वहीं पर पाई जाएगी, तो इस कारण क्या होगा, इसका ऊपरी परत जो होगा इसमें क्षरण हो जाता है। इसके कारण इस मृदा की ऊपरी परत का क्षरण हो जाता है, ऊपरी परत का क्षरण हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? जैसे कि कोई भी मिट्टी है,
एक बार वर्षा होगी तो ऊपर की मिट्टी का क्या होगा, थोड़ा सा क्षरण होगा, वहां से मिट्टी हटती जाएगी। बार बार वर्षा होगी, अधिक वर्षा होगी तो ऊपर की मृदा क्या होगी, ऊपरी इसका परत क्या होगा, बार बार क्षरण होगा ही। अब हम लोग देखते हैं कि इसका विस्तार कहाँ पाया जाता है, कहाँ कहाँ पर ये मिट्टी हमारी पाई जाती है। तो हम देखते हैं कि जो हमारा पश्चिमी घाट है इसमें लेटराइट मृदा पाई जाती है। इसके अलावा हमारा पूर्वी घाट हो गया, यहाँ पर भी लेटराइट मृदा पाई जाएगी। इसके अलावा जो हमारा मेघालय का पठार है, सॉरी, जो हमारा मेघालय है वहाँ पर पाई जाएंगी। मेघालय के अलावा हमारा है केरल, केरल में भी हमारी लेटराइट मृदा पाई जाएगी। और अगला है हमारा महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में भी लेटेराइट मृदा का विस्तार पाया जाता है। अब देखते हैं इसमें उत्पादन, इसमें किन किन चीज़ों का उत्पादन होता है। तो आइए उत्पादन में हम देख लेते हैं कि इस लेटराइट मृदा में क्या क्या उपज होती हैं। तो इसमें हम देखते हैं कि मसाले हैं, इस लेटराइट मृदा में क्या है, मसाले हैं, चाय हो गया, इसके अलावा कॉफ़ी हो गया, कॉफ़ी के अलावा हमारा तंबाकू हो गया, तंबाकू के अलावा बादाम हो गया और अखरोट। ये सारी की सारी फसलें आपकी लेटराइट मृदा में आसानी से उग जाती हैं। तो इस तरीके से हमने मृदा को देखा, जो हमारे महत्वपूर्ण टॉपिक थे मृदा के, हमने उनको अच्छे से कवर किया है काफ़ी विस्तार से। तो ये हमारी मृदा रही, तो जिसको हम लोगों ने अच्छे से कवर किया है। तो आइए इनको हम थोड़ा सा फिगर के माध्यम से भी समझने का प्रयास करते हैं कि भारत के कौन कौन से क्षेत्र में हमारी कौन कौन सी मृदा पाई जाती है। ठीक है, हमने थियोरी के रूप में तो देख ही लिया है, थोड़ा सा फिगर के माध्यम से भी देखने का प्रयास करते हैं। ठीक है, मैपिंग में हम देखते हैं कि कौन सी मृदा हमारी कहाँ पर पाई जाती है। चलिए, तो इसको भी देखने का अच्छे से प्रयास करते हैं हम लोग थोड़ा सा मैपिंग के माध्यम से। ऐसे धीरे धीरे आप भी थोड़ा सा बनाने का प्रयास करेंगे तो धीरे धीरे भारत का मैप कुछ ना कुछ बनाना सीख जाएंगे। ठीक है, ये पूर्णतः शुद्ध तो नहीं है, लेकिन हमने अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया हुआ है कि अच्छे से बने। तो देखते हैं हम लोग कौन सी मृदा कहाँ पाई जाती है। ये वाला जो हमारा क्षेत्र है, ये आपका यहाँ पर इसमें इस क्षेत्र में हम देखते हैं कौन सी मृदा पाई जाती है। ठीक है, गुजरात से लेकर के महाराष्ट्र तक का जो क्षेत्र है, यहाँ पर हमारी मरुस्थलीय मृदा पाई जाती है। कौन सी मृदा, मरुस्थलीय, ये हमारी मरुस्थलीय मृदा का क्षेत्र है। क्लियर है, ये हमारी मरुस्थलीय मृदा है। इसके अलावा हम ये जो आपका नीचे वाला भाग देखते हैं, ये जो आपका तटीय भाग है, आपका पूर्वी तट से लेकर के पश्चिमी तट तक, यहाँ पर भी मिट्टी है। क्लियर है, ये जो हमारी मिट्टी है, ये इस तट पर ये हमारी लेटेराइट मृदा है। क्या है, लेटेराइट मृदा है। और इसके अलावा हम देखते हैं कि जो हमारा दक्कन का पठार है, यहाँ पर ये हमारा कुछ इस तरीके से जो हमारा दक्कन का पठार है, यहाँ ऐसे जो हमारा दक्कन वाला क्षेत्र है, इसमें कौन सी मृदा पाई जाती है, दक्कन वाले क्षेत्र में हमारी काली मृदा पाई जाती है। कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो काली मिट्टी या काली मृदा का विस्तार यहाँ पर पाया जाता है। इसके अलावा हम देखते हैं कुछ पर्वतीय मृदा को भी देखने का प्रयास करते हैं, जहाँ पर हमारा हिमालय फैला हुआ है। भारत के जहाँ जहाँ क्षेत्र में हिमालय का विस्तार है, कुछ इस तरीके से जहाँ जहाँ आपके हिमालय फैले हुए हैं, और इनको भी हम देखने का प्रयास करते हैं यहाँ पर कौन सी मृदा पाई जाती है। तो ये जो हमारे हैं, यहाँ पर पर्वतीय मृदा पाई जाती है। कौन सी मृदा, यहाँ पर पर्वतीय मिट्टी पाई जाती है। कौन सी मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी। और इसके अलावा हम देखने का प्रयास करते हैं आगे, जो ये है इसके इधर वाला क्षेत्र, यहाँ पर आपकी जो है ये वाला क्षेत्र और कुछ ये वाला क्षेत्र इधर से संयुक्त रूप से यहाँ पर लाल मृदा का क्षेत्र पाया जाता है। कौन सी मिट्टी, लाल मिट्टी। और थोड़ा सा ये वाला भी क्षेत्र है, यहाँ भी ये लाल मृदा का क्षेत्र पाया जाता है। तो हम लोगों ने देखा मरुस्थलीय मृदा, काली मृदा, लेटेराइट मृदा, लाल मृदा और पर्वतीय मृदा, ये सारे के सारे आपके इधर मृदा पाई जाती हैं।
ठीक है। तो हम लोगों ने क्या किया आज, मिट्टी को अच्छे से समझने का प्रयास किया और मृदा से सारे के सारे क्वेश्चन जो आपके बनते हैं उनको हमने यहीं पर समाहित करने का पूरा प्रयास किया हुआ है। तो चलिए आज का टॉपिक यहीं पे समाप्त करते हैं। आप लोग अच्छे से पढ़िएगा। मिलते हैं अगले दिन कुछ नए टॉपिक के साथ, ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। आप लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें, ताकि और भी जो लोग पढ़ने वाले हैं उनके पास आसानी से ये वीडियो आराम से पहुंच सके और वो भी इसका लाभ उठा सके। चलिए तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।